हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं एम सी एस 011 सब्जेक्ट कोड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के जून 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। इससे पिछले पार्ट में मैंने Q1 एंड Q2 के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए थे। आज की वीडियो में मैं Q3, Q4 एंड Q5 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। वीडियो पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स या अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए जिनको इस वीडियोस से हेल्प मिल सकती है। और कमेंट में जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो डाल दिया कीजिए। मैं कोशिश किया करूँगा कि उनके आंसर्स आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो एम सी एस 011 का जो क्वेश्चन पेपर था वो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका 1 और 2 मैंने सॉल्व कर दिया है। उसका वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में उसने डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स की एक्सप्लेनेशन मांगी है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3A। बेसिकली ये स्टोरेज क्लासेस हैं ओवरऑल। तो चलते हैं हम अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। तो ऑटोमेटिक और बाकी वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करने को उसने बोला हुआ था। तो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? जब आप एक फंक्शन बनाते हो उस फंक्शन के अंदर जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे कि इंट ए हो गया, ये वेरिएबल ऑटोमेटिक वेरिएबल कहलाता है। इन शॉर्ट ऑटो कहलाता है। इसका मतलब ये है कि दीज वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस फंक्शन एंड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड व्हेन यू लीव आउट ऑफ दिस फंक्शन। तो इसको हम ऑटोमेटिक वेरिएबल्स कहते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल्स या स्टैक वेरिएबल्स भी कहा जाता होता है। फंक्शन के अंदर, चाहे वो मेन फंक्शन हो या कोई आपका खुद का बनाया फंक्शन हो जैसे कि टेस्ट, ऐसे फंक्शंस में डिक्लेयर किए गए वेरिएबल लोकल होते हैं और ये बस इसी के अंदर अंदर चलते हैं, इसके बाहर नहीं चलते। ठीक है ना? तो इसका एक होता है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू इनकी गार्बेज होती है। अगर आप वैल्यू देना भूल जाओगे तो इसका इनिशियल वैल्यू क्या माना जाएगा? गार्बेज। यू नेवर नो किस तरीके के वैल्यूज आपको शो करें। स्टोरेज एरिया इनका रैम होता है। ये रैम के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर करते हैं। स्कोप एंड लाइफ टाइम दोनों जो हैं इसके विद इन द फंक्शन होते हैं। ये वेरिएबल सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर यूज़ किया जा सकता है। एक्स वेरिएबल इसके बाहर यूज़ नहीं किया जा सकता। और ये मेमोरी जो लेगा 2 बाइट या 4 बाइट की, वो भी इसी फंक्शन के अंदर लेगा, इसके बाहर नहीं लिया जा सकता। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है और ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है। तो ये मेन फंक्शन है। सबसे पहले मेन फंक्शन चलता है। मेन फंक्शन ने क्या किया है? टेस्ट फंक्शन को कॉल किया है। टेस्ट फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल ट्रांसफर होगा आपका ऊपर। जैसे ही कंट्रोल ट्रांसफर होगा आपका एक्स नाम का वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू 10 सेट कर दी जाएगी। जब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाने को कहोगे तो आपकी आउटपुट पे ये एक्स की वैल्यू 10 प्रिंट कर दी जाएगी। जैसे ही आप इस फंक्शन से बाहर निकले हो खत्म होके, तो ये वैल्यूज़ आपके डिलीट कर दी जाएंगी। ठीक है ना? तो ये एक्स वेरिएबल अब एग्जिस्टेंस में नहीं रहा। और अब अगर यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो ये असेसेबल नहीं होगा, ये आपको एरर मैसेज दे देगा। तो ये आपके ऑटोमेटिक वेरिएबल्स या लोकल वेरिएबल्स होते हैं। इसका डेफिनेशन और इसका एक सैम्पल प्रोग्राम। अगला टॉपिक है एक्सटर्न वेरिएबल। अब एक्सटर्न वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हो तो आप एक्सटर्न कीवर्ड से डिक्लेयर करते हो। एज यू कैन सी दिस, जो वेरिएबल एक्सटर्न कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाए वो एक्सटर्नल वेरिएबल कहलाता है। एक्सटर्नल वेरिएबल बेसिकली तब यूज होता है जब आप डिफरेंट फाइल के अंदर लिखे हुए वेरिएबल को दूसरी फाइल में यूज करना चाहते हो, तब यूज किया जाता होता है। ठीक है ना? तो ग्लोबल वेरिएबल ही होगा लेकिन किसी दूसरी फाइल का रखा हुआ वेरिएबल होगा जो आप इस फाइल में यूज करोगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कॉल किया है। कैसे? ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट करवाया है। बट आप देख रहे हो कि यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है ही नहीं। ग्लोबल वेरिएबल कहाँ से आ रहा है? मैंने यहाँ पे देखो क्या किया है, ग्लोबल्स डॉट एच नाम की हेडर फाइल को कॉल किया है। ग्लोबल्स डॉट एच की हेडर फाइल ये रही। ठीक है ना? और इसमें हमने क्या किया हुआ है, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू 10 की हुई है। तो इस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे यूज की जा रही है। अब इसे हमने हेडर फाइल का इस्तेमाल कर लिया है तो हेडर फाइल की इंप्लीमेंटेशन अलग रखी होती है और हेडर फाइल का डेक्लेरेशन अलग रखी जाती है। तो इसके साथ आपको ये फाइल भी बनानी पड़नी थी जिसमें आप ये हैश इफ एंड एफ डेफ और हैश डिफाइन मैक्रोज की मदद से ग्लोबल्स नाम की हेडर फाइल डिक्लेयर करोगे जिसको आप आगे यूज करोगे। बेसिकली इतना डीप जाने की जरूरत नहीं थी। आई थिंक आप एक फाइल में ये लाइन लिख लेते और फिर ये लाइन लिख लेते और फिर उसको यूज कर लेते। सो व्हाट यू कुड हैव डन इज एक्सटर्न
इंट var वेरिएबल लिया, देन var इक्वल्स टू 10, इसको आपने क्या किया, एक फाइल में रख लिया, जैसे फाइल 1.c, इस फाइल को यहाँ पे कॉल कर लिया, हैश इंक्लूड फाइल डॉट सी, और फिर इसको यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। लेकिन एकदम परफेक्शन अगर आप प्रोग्रामिंग में देखो जाओगे तो आपको अलग स्पेशली हेडर फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पेपर में मैं एग्जांपल देता तो आई थिंक दिस शुड हैव बीन इनफ, इससे आपका काम हो जाता। लेकिन प्रॉपरली अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो इसी तरीके से आपको हेडर फाइल की मदद से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपका एक्सटर्नल वेरिएबल है। सीधी बात, एक्सटर्नल कीवर्ड से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल एक्सटर्नल वेरिएबल्स कहलाते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल किसी दूसरी फाइल में पड़े होते हैं, उस दूसरी फाइल को आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करके उस वेरिएबल को असेस कर सकते हैं। ये आपका एक्सटर्नल वेरिएबल था। चलते हैं अगला टॉपिक, अगला था स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, फंक्शन के बाहर अपनी वैल्यू रिटेन कर लेते हैं। जैसे कि हमारा ये एक फंक्शन है, ठीक है जी, इस फंक्शन के अंदर मान लो मैं एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसकी वैल्यू 10 है, और इस फंक्शन को यहाँ पे 2 बार कॉल कर रहा हूँ। जैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ fs और fs। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ x को और x प्लस प्लस कर देता हूँ। अगर ये नॉर्मल फंक्शन है तो होगा क्या, यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफर करके ऊपर गया, x वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू 10 हुई, 10 प्लस 1 करके 10 की वैल्यू प्रिंट कराई गई, तो यहाँ पे आपको आंसर में 10 शो करता, 10 प्लस 1 करता, 10 प्लस 1 करके 11 करता, 11 करके जैसे ही आप वापस आते ये वैल्यू डिलीट हो जाती। दोबारा आप फंक्शन कॉल करते, फिर कंट्रोल ऊपर जाता, दोबारा x नाम का वेरिएबल बनता जिसकी वैल्यू 10 होती, दोबारा आपको 10 वैल्यू प्रिंट करवाता, 10 वैल्यू प्रिंट करा के फिर ये प्लस 1 करता, 11 करता, जैसे ही फंक्शन से बाहर आता है ये डिलीट कर देता। तो जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं वो फंक्शन से बाहर अपनी वैल्यू रिटेन नहीं रख सकते, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल ऐसा काम कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल फंक्शन के बाहर भी अपनी वैल्यू रिटेन करके रख सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे हमने स्टैटिक इंट काउंट लिखा है। स्टैटिक वेरिएबल का एक और फायदा है कि ये बाय डिफॉल्ट 0 सेट हो जाता है, तो काउंट वेरिएबल का वैल्यू क्या हो गया है, 0। मैंने क्या किया, काउंट प्लस प्लस किया, 0 प्लस 1 करके क्या हो गया, 1, और जब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो एज यू कैन सी मेरे काउंट में वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। जब मैं फंक्शन से बाहर निकला तो जो स्टैटिक वेरिएबल है ये वैल्यू डिलीट नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था 11, यहाँ पे 1 होगा, 0 प्लस 1 1 कर दिया गया। दोबारा जब आप फंक्शन कॉल करोगे यहाँ पे दोबारा वैल्यू ऊपर जाएगी, अब वैल्यू रीडिक्लेयर नहीं होगा, इसी को यूज़ कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस 1 करोगे, ठीक है ना, तो 2 हो जाएगी, अगली बारी प्लस 1 करोगे तो 3 हो जाएगी, और एज यू कैन सी आपकी 1 2 3 वैल्यूज़ को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली स्टैटिक वेरिएबल रीसेट हो जाते, स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज होते हैं 0 पे, फंक्शन के बाहर भी अपनी वैल्यू रिटेन कर लेते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स जो होते थे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होते। इस प्रोग्राम में आपने फंक्शन को 3 बार कॉल किया है, 3 बार कॉल करने से स्टैटिक वेरिएबल 3 बार डिक्लेयर नहीं होगा, काउंट वेरिएबल सिर्फ एक बार ही डिक्लेयर होगा जिसकी वैल्यू पहले 0 होगी, फिर प्लस 1 करके 1 होगी, फिर प्लस 1 करके 2 होगी, फिर प्लस 1 करके 3 होगी, और यही आपके आउटपुट 1 2 3 ये जो वैल्यूज़ हैं इनको प्रिंट करवाया जाएगा। ओके, तो ये था आपका स्टैटिक वेरिएबल। फिर आते हैं रजिस्टर वेरिएबल। रजिस्टर वेरिएबल आजकल बहुत कम यूज़ होते हैं। पहले के ज़माने में जब आप कंपाइलर्स में कोड लिखते हो तो आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हो। ऑप्टिमाइज़ मतलब कम से कम मेमोरी ले, फास्ट एग्जीक्यूशन हो, तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप रजिस्टर कीवर्ड यूज़ करते हो। अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए आप रजिस्टर कीवर्ड लगा दोगे तो आपका कंपाइलर इस वेरिएबल को मेमोरी में ना डिक्लेयर करके मेमोरी की जगह रजिस्टर में डिक्लेयर करता था, लेकिन ताकि फास्ट प्रोसेसिंग हो सके। रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ डाटा जो कंपाइलर्स होते हैं वो जल्दी उठा सकते हैं, फास्ट असेस कर सकते हैं। लेकिन ये अब के कंपाइलर में नहीं होता, क्योंकि अब के कंपाइलर पहले ही यूटिलाइजेशन या कोड ऑप्टिमाइजेशन करके रखते हैं। तो अब के कंपाइलर्स में अगर आप ये रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि ये वेरिएबल रजिस्टर के अंदर ही स्टोर होगा, ठीक है ना। फास्टर असेस के लिए जनरली हम रजिस्टर के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, ठीक है ना। तो ये आपका रजिस्टर वेरिएबल है। मैंने सिंपल एक लूप लगा के 5 बार इस वैल्यू को प्रिंट करवा दिया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये आपका रजिस्टर वेरिएबल था। ये था आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको इन 4 चीज़ों को एक्सप्लेन करना था, ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक एंड रजिस्टर। थर्ड का एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब बी क्वेश्चन पे शुरू करते हैं, जो कि एक प्रोग्राम था, सिंपल प्रोग्राम था जिसमें इफ एल्स इफ का एग्जाम्पल करना था। उसने ये बोला था कि आप
आपने ग्रेड असाइन करने हैं स्टूडेंट को बेस्ड ऑन द मार्क्स। तो करना क्या था, मार्क्स की वैल्यू आपने यूजर से पूछनी है। जैसे मार्क्स मैंने डाल दी 65, अब इस 65 से मैं ग्रेड डिसाइड करूंगा। तो अगर 75 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए होगा, 60 से 75 के बीच में बी होगा, 50 से 60 के बीच में सी होगा, 40 to 50 पे डी होगा, 40 से कम होगा तो ई होगा। तो ये आपके इफ़ बन जाएंगे, इफ़, एल्सिफ और लास्ट में आप एल्स लगा सकते हो। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। इसमें सिर्फ प्रोग्राम लिखना था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी थी। तो दिस इज़ द प्रोग्राम, ठीक है ना। तो प्रोग्राम कैसे किया, हमने एक वेरिएबल ले लिया मार्क्स, मार्क्स की वैल्यू यूज़र से पूछी, प्रिंट स्कैन करवाई। तो जब हो गई तो मार्क्स में मार्क्स वेरिएबल बन गया जिसकी वैल्यू आ गई है, कुछ भी, लेट से 65 है। अब इस मार्क्स की वैल्यू यहाँ पे इफ़ में कंपेयर होगी, क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है। क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम अगली कंडीशन पे जाएंगे। क्या ये मार्क्स 60 से बड़े हैं, हाँ बिल्कुल ट्रू है। क्या ये मार्क्स 75 से कम है, हाँ बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो ये अब इसके अंदर वाले कोड को चला देगा। तो क्या मैसेज आएगा, ग्रेड बी, बी ग्रेड आपका प्रिंट हो जाएगा और इसके बाद के कोई भी एल्सिफ या एल्स पार्ट नहीं चलेंगे। जब भी आपकी मल्टीपल कंडीशंस हो जाती हैं तो ऐसे में आपको इफ़ एल्सिफ लगाना पड़ता है। तो एक 2 3 4 5 5 थे तो 1 2 3 4 5 5 एल्सिफ लगे। अब उसमें वो कह रहा था, जैसे कि एक तो कह रहा था ग्रेटर देन 75, तो वो तो सिंपल हो गया। एक कह रहा था 60 से 75, तो 60 से 75 मैं कैसे लिखूंगा। तो जनरली कई बच्चे कहते हैं कि हम ऐसे लिख देते हैं, मार्क्स 62 75, ऐसे नहीं हो सकता। इसमें कंडीशन लगेगी जैसे कि 60 से ज़्यादा हो और 75 से कम हो। तो 60 से ज़्यादा और 75 से कम, दो कंडीशंस लगाई गई, दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है, इसलिए एंड ऑपरेटर लगा है। एंड ऑपरेटर मेक श्योर करता है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएं तभी ये पार्ट चलेगा, नहीं तो ये पार्ट नहीं चलेगा। पाइथन में आप ये कर सकते हो, 60 लेस देन इक्वल टू मार्क्स लेस देन 75, इस तरीके से कंडीशन आप पाइथन में लगा सकते हो, लेकिन सी लैंग्वेज में नहीं। तो ये सी लैंग्वेज का आपका कोड था, इस कोड को मैंने चला के इसकी आउटपुट आपको यहाँ पे नीचे शो करी हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। एल्स के साथ कोई कंडीशन नहीं डालते, और मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं। क्यों नहीं लगाए हैं, अगर इफ़ के अंदर सिंगल करली ब्रैकेट्स होती, सिंगल स्टेटमेंट होती है तो करली ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे 2 या 3 लाइनें प्रिंट करने को होती तो मुझे करली ब्रैकेट डालना मस्ट हो जाता, ठीक है ना। लेकिन अभी मुझे करली ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं थी। ओके, तो ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। थर्ड का भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, जिसके 3 पार्ट थे ABC। ए पार्ट में वो ये बोल रहा है कि भैया पैलिंड्रोम चेक करना है यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शंस। तो पैलिंड्रोम क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है मैडम, मैंने एक मैडम वर्ड लिया, कहता आप इसको रिवर्स लिखो, तो M पहले, फिर A, फिर D, फिर A, फिर M। चाहे मैं इसको सीधा पढ़ूँ चाहे मैं इसको उल्टा पढ़ूँ, टर्म तो ये मैडम ही हुई ना, तो ये आपका पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होता है। ऐसे पैलिंड्रोम नंबर भी होते हैं, जैसे 1 to 1, इसको अगर उल्टा करोगे तो ये 1 पहले, फिर ये 2, फिर ये 1, 1 to 1, ये भी रिवर्स करने पे सेम ही नंबर दे रहा है, तो ये पैलिंड्रोम नंबर है। उसने पैलिंड्रोम स्ट्रिंग करने को बोला था और ये बोला था कि आप लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले मुझे ये स्ट्रिंग पूछना था, तो मैंने क्या किया, str100, साइज 100 रख लिया है, आप जितना मर्जी रख सकते हैं। मैंने उसको बोला कि आप मुझे एक स्ट्रिंग डाल दो ऑफ साइज 100, तो उसके लिए प्रिंट स्कैन डाला। प्रिंट स्कैन डाल के मैंने देखो यहाँ पे मैडम स्ट्रिंग ही प्रिंट कराया है। तो MADAM, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, 5 पे \0 मतलब नल कैरेक्टर को स्टोर करेगा, बाकी 95 कैरेक्टर्स को ये फ्री कर देगा, ठीक है ना। कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इसको रिवर्स करने से पहले मैं इसको कॉपी करके एक डुप्लीकेट कॉपी बना लूँगा। तो मैंने क्या किया, ये जो था ये str में पड़ा था, मैंने इसकी कॉपी करी, कॉपी करके कहाँ डाल दी, str2 में। str2 इज ऑल्सो कंटेनिंग टर्म मैडम, हो गया। फिर मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया कि भैया इस स्ट्रिंग को आप रिवर्स कर दो। उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन है strrev, कॉपी करने के लिए इनबिल्ट फंक्शन है strcpy। इन फंक्शंस को चलाने के लिए आपको string.h हेडर फाइल कॉल करनी थी। जब उसने रिवर्स किया तो वो क्या करेगा, इसको रिवर्स करना शुरू करेगा। तो क्या करेगा, MADAM रिवर्स कर देगा। रिवर्स करने के बाद मैंने चेक किया कि क्या ये जो स्ट्रिंग है जो अभी मेरा रिवर्स हुआ है और जो मैंने स्ट्रिंग का कॉपी बनाया था पहले, ये स्ट्रिंग, क्या ये दोनों मैच करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये strcmp फंक्शन यूज़ किया है। str2 और str को चेक करो,
अगर ये दोनों स्ट्रिंग सेम होते हैं तो ये जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जीरो वैल्यू रिटर्न हो जाएगा तो मेरा ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि ये स्ट्रिंग आपका पैलिंड्रोम है। अगर ये मैच नहीं करते तो मेरा मैसेज क्या आएगा, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है ना। तो ये आपका प्रोग्राम था स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने का। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले str में वेरिएबल वैल्यू डलवाई मैडम। फिर मैंने क्या किया, इसकी कॉपी बना के रख ली अपने पास। कॉपी बना के कहाँ रखी, str2 में, जिसका नाम दोबारा मैडम ही था। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे रिवर्स फंक्शन डाला। रिवर्स फंक्शन डाल के इसको उल्टा करवा लिया। उल्टा कराने के बाद इन दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करने के लिए क्या किया, strcmp नाम का फंक्शन कॉल किया, जिसके अंदर ये दोनों स्ट्रिंग डाल दिए। strcmp फंक्शन जो है वो 3 वैल्यूज दे सकता है, लेस देन 0, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 मेरे को चाहिए था, क्योंकि इक्वल टू 0 तब देता है जब दोनों स्ट्रिंग्स मैच करते हैं। ठीक है ना। अगर स्ट्रिंग मैच नहीं करते तो अगर पहला स्ट्रिंग बड़ा है, मतलब अल्फाबेटिकली पहले आएगा तो लेस देन 0 रिटर्न करता है। दूसरा स्ट्रिंग अल्फाबेटिकली पहले आएगा तो वो बड़ा है तो ग्रेटर देन 0 रिटर्न करता है। तो कंपेयर किया, चेक किया, अगर 0 आता है तो मैसेज दे दिया कि हाँ भाई दोनों स्ट्रिंग मैच कर रहे हैं तो ये पैलिंड्रोम है, नहीं तो मैसेज दे दिया पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये आपके फोर्थ के ए क्वेश्चन का प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम की ये आउटपुट थी। आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ लग गया होगा। चलते हैं अगले प्रोग्राम क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन था फाइल हैंडलिंग क्या होता है और एफ ओपन, एफ क्लोज और एफ सीक फंक्शंस के एक्सप्लेन करो। तो फाइल हैंडलिंग क्या होता है, ये आप मान लो प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है ना, ये आपकी आउटपुट है। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से ये आपका प्रोग्राम है, ये आपकी आउटपुट जो आई है, ठीक है ना। मैंने प्रोग्राम में एक रोल नंबर वेरिएबल लिया है और एक नेम वेरिएबल लिया है, लेट्स से। जब मैंने यहाँ पे आउटपुट में यूज़र से वैल्यू पूछी तो उसने मान लो वैल्यू डाल दी रोल नंबर 12 और नेम डाल दिया लेट्स से ABC। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ आउटपुट की ये वैल्यू डिलीट हो जाती है। आपका ये प्रोग्राम तो सेव है, आपके ये वेरिएबल तो सेव है, लेकिन जो आपने आउटपुट में जो वैल्यू डाली है 12 और ABC, ये वैल्यू आपकी स्टोर नहीं हुई है। अगर आप इस वैल्यू को स्टोर कर लो तो ये आपको फ्यूचर में बहुत यूजफुल हो सकती है, डाटा एंट्री के पर्पस में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए हमने क्या किया है, हमने एक फाइल बनाई है। ये फाइल कहाँ स्टोर होगी, हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंट डाटा रखेगी अपने पास। ठीक है ना, परमानेंट डाटा रखने के लिए हार्ड डिस्क को इस्तेमाल किया है। और ये जो डाटा है 12 और ABC, वो यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। ये मेन पर्पस होता है फाइल हैंडलिंग का। फाइल हैंडलिंग क्या होती है, आपके प्रोग्राम की आउटपुट को सेव करने का काम करती है। जो फाइल होती है वो टेक्स्ट फाइल होगी तो .txt एक्सटेंशन लगेगी, डेटा फाइल होगी तो .dat एक्सटेंशन लगेगी, बाइनरी फॉर्म में अगर डाटा रखोगे तो .bin एक्सटेंशन लगेगी। जनरली कैरेक्टर फाइल्स होती हैं और बाइनरी फाइल्स होती हैं। कैरेक्टर फाइल्स जो है वो आपका डेटा कैरेक्टर की फॉर्म में ही रखेंगे, मतलब 12 और ABC। लेकिन जो बाइनरी फाइल्स होती हैं वो इस फॉर्म में डाटा नहीं रखती, वो रखती हैं इसको 101 की कन्वर्ट करके। लाइक 12 को कन्वर्ट करेगा और ABC को कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद इस फॉर्म में डाटा रखेगा। तो ऐसी फाइल को थोड़ा रीड करना मुश्किल होता है, इस फाइल को रीड करना आसान है। ये ह्यूमन रीडेबल है, ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है। ये ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है क्योंकि कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखेगी। ये ज़्यादा डाटा स्टोर नहीं कर सकती लेकिन रीडेबल होती है, ये रीडेबल नहीं होती। तो ये आपकी बाइनरी फाइल्स और कैरेक्टर फाइल्स के बारे में यानी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, फाइल्स का ही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना। उसके बाद उसने एक्सप्लेनेशन पूछी थी कि भाई कौन कौन से फंक्शंस होते हैं एफ ओपन फंक्शन। जैसे आपने अभी ये फाइल बनाई थी, है ना, जिस फाइल के अंदर आपने डेटा रखा था 12 और ABC। अगर आप इस फाइल को अपने प्रोग्राम में ओपन करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, एफ ओपन फंक्शन को यूज़ करते हो। एफ ओपन फंक्शन जो है आपकी एफ ओपन फंक्शन जो है फाइल ओपन करने के काम आता है। ये दो चीज़ें लेगा, दो आर्गुमेंट लेगा। एक लेगा फाइल का नाम कि कौन सी फाइल है, जैसे इस फाइल का नाम हमने रख दिया मान लो data.txt, तो इस फाइल का नाम अपने पास रखेगा data.txt। और इस फाइल को किस मोड में खोल रहे हो, फाइल ओपनिंग मोड्स होते हैं, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, रीड प्लस, राइट प्लस, अपेंड प्लस। तो मोड, तो एफ ओपन फंक्शन को दो पैरामीटर्स दिए जाएंगे जो हमने यहाँ पे एग्जांपल में दिए हैं कि example.txt नाम की फाइल ओपन करनी है और रीड पर्पस के लिए खोलनी है। जब ये फाइल ओपन कर देगा तो फाइल ओपन करके उसका स्टार्टिंग पॉइंटर, स्टार्टिंग इंडेक्स fptr को पकड़ा देगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अगर स्टार्टिंग पॉइंटर आपको नहीं मिला है या नल मिला है तो आप यहाँ पे एरर हैंडलिंग इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये 6 डिफरेंट फाइल मोड्स में से मैं 3 फटाफट समझा देता हूँ। एक होता है आर होता है आपकी फाइल बनी हुई है, आप इसमें से डाटा रीड करना चाहते हो तो आप आर मोड को यूज़ करोगे।
ऐसी सिचुएशन में आप इस फाइल में नया डाटा नहीं डाल पाओगे, इस फाइल को चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन आर मोड का नुकसान ये है कि आपने जो फाइल खोलने को बोला है, अगर वो फाइल पीछे बनी हुई नहीं है तो ये एरर मैसेज दे देगा। फिर आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू होता है राइट मोड। राइट मोड क्या करता है, अगर आप नई फाइल बनाना चाहते हो और उसके अंदर डाटा रखना चाहते हो तो आप राइट मोड में यूज करोगे। राइट मोड अगर आपकी ये फाइल नहीं बनी हुई है तो वो क्रिएट करके दे देगा आपको। लेकिन इसका नुकसान ये है कि अगर फाइल बनी हुई है तो उसका जो भी पुराना डाटा है उसको वो क्लियर कर देगा और नए सिरे में डाटा रखने के लिए आपको फाइल ओपन करके दे देगा। तो राइट की इस प्रॉब्लम का हल होता है ए, अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या करता है, पुरानी फाइल को खोल देगा, पुराना डाटा पड़ा रहेगा, नया डाटा आप डाल सकते हो, और अगर फाइल नहीं बनी है तो ये फाइल क्रिएट कर देगा। तो ये RWA 3 मेन मोड होते हैं, ठीक है ना। फिर उसने एफ ओपन के अलावा पूछा था एफ क्लोज। भाई फाइल ओपन करिए तो फाइल को क्लोज भी तो करना है, तो क्लोज करने के लिए हम एफ क्लोज फंक्शन को यूज करते हैं। इस तरीके से यूज किया जा सकता है एफ क्लोज, जिस फाइल पॉइंटर से आपने खोला है तो FPTR के थ्रू यूज किया जा सकता है। फिर था fseek फंक्शन। fseek फंक्शन क्या करता है, ये आपकी फाइल थी जिसके अंदर आपके पास डेटा पड़ा था लेट से 12 और ABC। आपकी कर्सर पोजीशन कहाँ पे होगा, फाइल कहाँ से रीड करना शुरू करेगी। अगर आप रीड मोड पे होते हो तो आपकी कर्सर पोजीशन एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पे होती है, ठीक है ना। आप इस कर्सर पोजीशन को अगर मूव करके यहाँ पे या यहाँ पे लेके आना चाहते हो तो उसके लिए आप fseek फंक्शन को यूज़ करते हो कि अपने फाइल पॉइंटर को मूव करना है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, एफ पॉइंटर जो आपने फाइल ओपन करी है ना उसको आप सेट कर दो, कहाँ पे, जीरो पोजीशन पे सेट कर दो, उसका मैंने ये कोड लिखा है। ये 3 आर्गुमेंट लेता है। क्या फाइल पॉइंटर है, ऑफसेट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कितना दूर जाना है, नंबर ऑफ बाइट्स कितना जाने हैं, और ओरिजिन इटसेल्फ की यहाँ से जाकर आप 0th इंडेक्स पे चले जाओ, उसके लिए मैंने fseek फंक्शन को यूज़ किया हुआ है। fseek फंक्शन फाइल ओपन करके कर्सर पोजीशन को कहाँ पे रखा जाएगा ये डिसाइड करके देता है। तो ये आपके फाइल ओपनिंग मोड्स fseek fclose फंक्शंस थे, ठीक है ना। तो ये 4th का बी पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब चलते हैं हम एरे की तरफ, एरे क्या होता है और उसके अलावा। तो एरेज क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अगर आप सी लैंग्वेज का पेपर प्रिपेयर कर रहे हो तो एरेज का टॉपिक पढ़ के जाना। एरेज क्या होते हैं, जैसे आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो कुछ इस तरीके से int a, फिर इस वेरिएबल में वैल्यू डालते हो, इनिशियलाइज करते हो लाइक a = 10, और इस वेरिएबल को फिर आप प्रिंट करते हो कुछ इस तरीके से printf डबल कोट्स के अंदर %d, a। तो वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वेरिएबल को इनिशियलाइज किया और वेरिएबल को प्रिंट किया। अब आपने एक वेरिएबल के लिए ये 3 लाइनें लिखी हैं। अगर मेरे पास 100 वेरिएबल हो तो 100 वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करूंगा, उनको नाम कैसे दूंगा, उनको इनिशियलाइज कैसे करूंगा। जब आपको ज़्यादा वेरिएबल्स की जरूरत पड़ जाए तो आप एरे को यूटिलाइज करोगे। एरे होते हैं कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। जैसे 100 वेरिएबल्स हो गए तो कलेक्शन हो गई, लेकिन 100 के 100 इंटीजर होंगे, 100 के 100 मिक्स नहीं हो सकते, इंट, कैर और फ्लोट। एरे की पहचान जो होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में होती है, तो स्क्वायर ब्रैकेट लग गई तो ये एरे की पहचान होती है। डेटा टाइप आप कोई भी रख सकते हो, जरूरी नहीं इंट ही रखना है, आप कैर, फ्लोट, डबल कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो। जब आप एरे बनाते हो तो जैसे मैंने बोला कि 10 एलिमेंट्स का एक एरे बनाना है, तो इसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से शुरू होती है और n-1 साइज तक जाएगी। अगर मैंने 10 साइज दिया है तो 0 से लेकर 9 तक का एरे बनेगा, ठीक है ना। सभी एरेज का नाम वही होगा जो आपने रखा है। जैसे इस एग्जांपल में मैंने ARR10 लिखा है तो सारे वेरिएबल्स का नाम ARR है, 0 का भी, 1 का भी और 2 का भी, एंड सो ऑन। लेकिन इनमें डिफरेंशिएट किया गया है इंडेक्स को। तो अगर आप इस वैल्यू को असेस करना चाहते हो तो ARR 0 से असेस करोगे। अगर आप इस वैल्यू को असेस करना चाहते हो तो ARR 1 से असेस करोगे। अगर आप इस वैल्यू को असेस करना चाहते हो तो ARR 2 से असेस करोगे, ठीक है ना। एरे का साइज आपने जो एक बार दे दिया है, जैसे आपने 10 का एरे दिया है, इसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। एरे को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स और एरे को यूज़ करने का एग्जाम्पल ये आपके सामने है, ठीक है ना। एरे का साइज आपको शुरू में ही देना होता है, आप एरे का साइज खाली नहीं रख सकते। अगर आप कहो कि मैं इंट एरे बना रहा हूँ लेकिन उसका साइज मैं बाद में दूंगा तो ये नहीं किया जा सकता, ऐसे नहीं हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका एरे का डेफिनेशन था। एरे को जब आप इनिशियलाइज करते हो तो 3 तरीकों से इनिशियलाइज किया जा सकता है। पहला तरीका है कि आपको वैल्यूज पहले से ही पता है जो चेंज नहीं होंगी। जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन क्या होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये चेंज नहीं होंगे, है ना। तो ऐसी सिचुएशंस में आप ये डिक्लेरेशन वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। महीनों के 12 महीनों के नाम सेव करने हैं,
हफ्ते के 7 दिनों के नाम सेव करने हैं, तो ड्यूरिंग डिक्लेरेशन आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन में आपको साइज देने की जरूरत नहीं होती, जो नेम होते हैं वो आप करली ब्रेसेस के अंदर रख सकते हो। लेकिन ये मेथड तभी कामयाब है जब आपको वैल्यूज़ पहले से पता हो और जो चेंज ना हो रही हो। अगर आपको वैल्यूज़ पहले से नहीं पता है तो आप एक आसान तरीके से कुछ इस तरीके से एरे बना सकते हो, एरे बना के एक एक करके वैल्यूज़ डाल दो। लेकिन इसमें गड़बड़ ये है कि एरे अगर 500 या 5000 एलिमेंट्स का हो तो आप एक एक करके वैल्यू डालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तीसरा और बेस्ट तरीका होता है लूपिंग मेथड, कि आप लूप लगा लो, लूप के साथ हम काम करते हैं। तो जैसे मैंने एरे बनाया यहाँ पे 5 का, तो मुझे पता है 0 से लेकर 4 तक का एरे बना है ना, तो मैं 0 से 4 तक की लूप लगा लूंगा और इसी के अंदर स्कैन लगा दूंगा। स्कैन में मैं ए ऑफ आई कॉल करूंगा, तो A0 में, A1 में, A2 में, इस तरीके से इंडेक्सिंग को कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे स्कैन को यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे एरे का साइज वो चेंज करके 500 भी कर देता है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस 500 करना है, कोड आपका सेम रहेगा, 500 बार एलिमेंट्स यूजर डालेगा। तो लूपिंग भी एक तरीका है एरे बनाने का, एरे में वैल्यूज डालने का। और ये है आपका एरे का प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम मैंने रखा है। एक आई वेरिएबल लिया लूप के लिए, एक 5 का एरे बनाया 0 से 4 का, पहले एक लूप लगा के सारे एलिमेंट्स को पूछा है, तो जब ये पार्ट चलेगा तो ये 5 एलिमेंट्स मुझसे पूछ रहा है, ठीक है ना। जब ये लूप खत्म हुई तो इन एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए मैंने क्या किया, दोबारा एक मैसेज दिया कि एलिमेंट्स आपके एरे में ये रहे, दोबारा लूप लगाई और उस लूप में प्रिंट करवा के इन वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लिया है। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स को, एरे को प्रेजेंट किया है, यहाँ पे एरे के वैल्यू यूजर से इनपुट करवाई है। तो ये सिंपल एरे रिप्रेजेंटेशन का आपका एक प्रोग्राम है विद आउटपुट। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो फोर्थ का सी पार्ट हो गया है। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में सीधा सीधा डिफरेंस डाले हुए थे, 4 डिफरेंसेस थे 5-5 नंबर के, उनको देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंस था मैक्रो और फंक्शन का। देखो जैसे आप कोड मॉड्यूलराइज करते हो, कोड मॉड्यूलराइज क्या करते हो कि भैया सारा कोड मैं एक मेन फंक्शन के अंदर नहीं करूँगा, कि मेन फंक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे एक फंक्शन बना लेता हूँ ए नाम का और इस फंक्शन को मेन के अंदर कॉल कर लेता हूँ। जैसे आप फंक्शन बनाते हो वैसे आप मैक्रो भी बना सकते हो। मैक्रो बनाने के लिए आप हैश डिफाइन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। मैक्रो तब कामयाब होते हैं जब आप एक सिंगल लाइनर फंक्शन बनाना चाहते हो। तो मैक्रो जब बनाओगे तो हैश डिफाइन कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे और फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन डिक्लेयर या डिफाइन करोगे, लाइक वॉइड टेस्ट ब्रैकेट शुरू बंद, फिर करली ब्रेसेस, फिर कोड एंड ऑल। ये एक्सपेंडेड इनलाइन, इनलाइन का मतलब है जहां कहीं भी तुम इस मैक्रो को कॉल करोगे ना, तो ये जो आप यहाँ पे जो भी कोड लिखोगे मैक्रो का, वो यहाँ पे कॉलिंग से रिप्लेस हो जाता है। लेकिन फंक्शन के लिए ऐसा नहीं होता, फंक्शन के लिए कंट्रोल मेन से निकल के इस फंक्शन में आता है। तो यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर होता है, यहाँ पे इनलाइन एक्सपेंड किया जाता है। ये ग्लोबली पूरे प्रोग्राम में जहां मर्जी यूज कर सकते हो, ये सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज किए जा सकते हैं और कहीं यूज नहीं किए जा सकते। डिबगिंग मतलब एरर ढूंढना मैक्रो में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये एक्सपैंड इनलाइन हो रहे हैं, लेकिन फंक्शन में डिबगिंग आसान होती है। इससे रीडेबिलिटी में भी दिक्कत आती है कि भाई वो कोड कॉपी पेस्ट हो रहा है मैक्रोज में, तो रीडेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फंक्शंस रीडेबिलिटी भी अच्छी करके देते हैं आपको। तो ये मैक्रो और फंक्शन का 5 पॉइंट्स का छोटा सा डिफरेंस है और ये आपका मैंने प्रोग्राम करके दिया है। यहाँ पे मैंने मैक्रो बनाया है हैश डिफाइन, मैक्रो का नाम मैंने फंक्शन रख दिया है। इस मैक्रो को एक आर्गुमेंट देना है x, उस आर्गुमेंट का ये 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 की वैल्यू प्रिंट करके देगा मुझे। तो x का वैल्यू मैंने 2 रखा, यहाँ पे मैक्रो कॉल किया फंक्शन x, वैल्यू यहाँ, अब ये कोड यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये वैल्यू बन जाएगी 5x 3 बार जो लिखा है प्लस 2x प्लस 3, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40 and 2 2s are 4, 40 plus 4 44 plus 3 47, एज यू कैन सी आपका आंसर 47 आ गया है। तो यहाँ पे एक सिंगल लाइन में मैंने हैश डिफाइन की मदद से मैक्रो बनाया है। फंक्शन बनाने के लिए आप क्या करोगे, फंक्शन का नाम रखोगे ऐड, उसकी रिटर्न टाइप रखोगे, उसमें आर्गुमेंट्स रखोगे। हाँ एक डिफरेंस और हो सकता है कि मैक्रोज रिटर्न टाइप रिटर्न नहीं कर सकते वैल्यूज, जबकि फंक्शंस वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ऐड फंक्शन को 2 वैल्यूज भेजी हैं 5 और 3, ये 5 और 3 अब कंट्रोल ट्रांसफर होगा, 5 और 3 यहाँ पे गया, 5 प्लस 3 यहाँ पे किया गया, 8 हुआ, 8 यहाँ से वापस भेजा गया जो कि रिजल्ट वेरिएबल में आ गया और उस रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट करवा लिया है। तो ये आप मैक्रो फंक्शन की एग्जाम्पल के साथ ये प्रोग्राम लिख सकते थे। अगले डिफरेंस की तरफ चलते हैं। अगला डिफरेंस था कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि अगेन वही फंक्शंस का खेल है, जैसे कि ये 2 फंक्शंस हैं यहाँ पर भी और यहाँ पे भी।
ये आपका मेन फंक्शन है और ये मान लो आपका टेस्ट फंक्शन है। सेम यहाँ पे ये भी आपका टेस्ट फंक्शन है और ये भी आपका मेन फंक्शन है। आपने यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल लिया, एक्स की वैल्यू डाली 5, उसका एक एड्रेस था, मेमोरी एड्रेस बना, लेट्स से 2000 मेमोरी एड्रेस था। आपने टेस्ट फंक्शन को कॉल किया, कॉल करते हुए एक्स की वैल्यू एज आर्गुमेंट भेज दी। तो ये वैल्यू जब यहाँ पे गई तो यहाँ पे इंट ए वेरिएबल ने इस वैल्यू को कॉपी कर लिया, ये कॉल बाय वैल्यू है। तो यहाँ पे ए वेरिएबल बनेगा जिसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस करता भी हूँ तो ए की वैल्यू 6 जो होगी वो बस यहीं पे होगी, इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू ऊपर गई है। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने x लिखा, x की वैल्यू 5 लिखी और इसका एड्रेस था 2000, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जब टेस्ट फंक्शन कॉल करता हूँ तो उसके साथ एंड साइन लगा के x लिखता हूँ। इसका मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ x। इस केस में 2000 जाएगा ऊपर, ठीक है ना। ऊपर एड्रेस है तो एड्रेस को कैच करने के लिए मैं क्या करूँगा, पॉइंटर बनाऊंगा, जैसे इंट स्टार p। नाउ p जो है वो 2000 एड्रेस को अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे अगर स्टार p प्लस प्लस करूँगा तो ये क्या करेगा, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे 5 की वैल्यू +1 करके 6 कर देगा। तो क्योंकि यहाँ पे सीधा मेमोरी एड्रेस ही रेफरेंस किया गया है, तो एनी चेंज डन बाय द टेस्ट फंक्शन विल अफेक्ट द वैल्यूज इन द मेन फंक्शन, बट इन कॉल बाय वैल्यू एनी चेंज डन बाय द टेस्ट फंक्शन दीज वैल्यूज आर नॉट अफेक्टेड हियर। तो ये आपका कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का मेनली डिफरेंस होता है। अब आप यहाँ पे थ्योरेटिकली देख सकते हो। तो थ्योरेटिकली क्या हो रहा है कि भैया यहाँ पे मैं वैल्यू भेजूंगा एज आर्गुमेंट, यहाँ पे मैं एड्रेसेस भेजूंगा एज आर्गुमेंट। यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू चेंज होती है। एक्चुअल और फॉर्मूला आर्गुमेंट्स को अलग मेमोरी लोकेशन में रखा जाता है, ये सेम मेमोरी लोकेशन में होते हैं। ये लोकल लेवल पे चलते हैं, ये ग्लोबल लेवल पे चलते हैं। यहाँ पे आप आर्गुमेंट्स में नॉर्मल डाटा टाइप इंट, कैर, फ्लोट, डबल भेजते हो। यहाँ पे आप क्योंकि एड्रेसेस भेज रहे हो तो उसको ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। यहाँ पे जब फंक्शन बनेगा तो इस तरीके से डिक्लेयर होगा, यहाँ पे पॉइंटर बनेगा तो स्टार लगेगा। ऐसे ही नीचे कॉल करने का तरीका है, ठीक है ना। तो ये कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का एक डिफरेंस था। अगला डिफरेंस था स्ट्रक्चर और यूनियन का। स्ट्रक्चर और यूनियन क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है तो आप स्ट्रक्चर बनाते हो। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, आप स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हो, फॉलोड बाय स्ट्रक्चर नेम, लेट्स से रिकॉर्ड, फिर उसकी कर्ली ब्रेसेस शुरू। स्ट्रक्चर को बंद करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मैंने जैसे एक वेरिएबल लिया इंट a b और c। सेम ऐसे ही आप यूनियन भी बना सकते हो। स्ट्रक्ट की जगह यूनियन कीवर्ड लगाओ, बाकी सब सेम है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब सेम है। इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, रिकॉर्ड r1। सेम इसका भी ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनेगा, रिकॉर्ड r1, ठीक है ना। यहाँ पे आप वैल्यू कैसे असेस करोगे, r1.a = 10। यहाँ पे आप रिकॉर्ड कैसे असेस करोगे, r1.a = 10। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है साइज का। इस r1 का जो साइज होगा वो क्या करेगा, इंट 4 बाइट लेता है, तो 4 बाइट इसके, 4 बाइट इसके, 4 बाइट इसके, टोटल 12 बाइट का मेमोरी साइज ये लेगा। पॉइंट जो यूनियन है, यूनियन कहता है कि नहीं ऐसे नहीं होगा भाई, मैं हाईएस्ट मेमोरी साइज ले लूँगा, क्योंकि ABC लिया है, सबका 4 है, तो मैं बस 4 बाइट का एक ब्लॉक बना लूँगा। यहाँ पे आप ABC को साइमल्टेनियसली 3 डिफरेंट लोकेशन पर रख सकते हो, जैसे A7 हो गया, B9 हो गया, C6 हो गया। यहाँ पे वो एक ही वैल्यू को ओवरराइट करता रहेगा क्योंकि उसने एक ही ब्लॉक बनाया है। पहले A की वैल्यू 7 कर देगा, फिर इसको डिलीट कर देगा, फिर B की वैल्यू 9 कर देगा, फिर इसको डिलीट कर देगा, फिर C की वैल्यू 6 कर देगा, फिर इसको वैल्यू डिलीट कर देगा। स्ट्रक्चर और यूनियन बनाने हुए यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। अब यही डिफरेंस मैंने थियोरेटिकली आपको लिखा हुआ है, जो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो क्या है डिफरेंस, तो यहाँ पे जो साइज होता है वो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स होता है। यहाँ पे हाईएस्ट मेमोरी साइज जिसका होगा उसको उठाएगा वो। स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करोगे, यूनियन कीवर्ड यूज़ करोगे, सबको अलग अलग मेमोरी मिलेगी, सब एक ही मेमोरी को शेयर करेंगे। हर एक वैल्यू को आप डिफरेंटली यूज़ कर सकते हो, असेस कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर पाओगे इसमें। एक टाइम पे आप सारे वेरिएबल्स को असेस कर सकते हो, एक टाइम पे एक वेरिएबल को असेस किया जाएगा, ठीक है ना। सारे मेंबर्स को एक साथ इनिशियलाइज और यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे एक मेंबर ही होगा। स्ट्रक्चर बनाते हुए स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल होगा, यूनियन बनाते हुए यूनियन कीवर्ड का इस्तेमाल होगा। ये स्ट्रक्चर और यूनियन का आपका एग्जाम्पल था, ठीक है ना। तो ये आपके स्ट्रक्चर यूनियन का एग्जाम्पल था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, ब्रेक और कंटिन्यू। ये तो बहुत आसान होता है। ब्रेक और कंटिन्यू क्या है, ब्रेक और कंटिन्यू का डिफरेंस समझने के लिए आप इस प्रोग्राम को फोकस करोगे तो आपका काम हो जाएगा।
जहां कहीं ब्रेक लग गया, ब्रेक क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को वहीं पे रोक देगा, स्टॉप द लूप, आपकी लूप वहीं पे रोक देगा। कंटिन्यू क्या करेगा, उस पार्ट को स्किप कर देगा। कैसे, अब ये समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक आई वेरिएबल लिया, आई का वैल्यू 1 हुआ तो आई का ब्लॉक बना जिसकी वैल्यू 1 हो गई है। क्या आई 1 लेस देन इक्वल टू 5 था? हाँ था, इसलिए नीचे आ गए। तो यहाँ पे मैंने चेक किया क्या 1 इक्वल टू 3 है? नहीं, तो इफ़ नहीं चला, 1 इक्वल टू 3 नहीं है, तो एल्स पे आया, इस वैल्यू को प्रिंट किया गया, तो आउटपुट में आपके 1 आ गया। फिर लूप बढ़ी आगे, आई प्लस प्लस हुआ, प्लस प्लस होके क्या हो गया, ये 2 हो गया। फिर ये कंडीशन चेक की, 2 लेस देन इक्वल टू 5 था? हाँ था, नीचे आया, 2 इक्वल टू 3 नहीं था, एल्स आया, 2 प्रिंट हुआ। फिर प्लस 1 होके ये 3 हुआ, 3 होके फिर ऊपर गया, 3 लेस देन इक्वल टू 5 था? हाँ था, 3 इक्वल टू 3 हाँ हो गया। तो ब्रेक स्टेटमेंट अब हिट करेगी। ब्रेक क्या करेगी, भैया लूप खत्म करो और यहाँ से बाहर आ जाओ। तो आपकी आई की लूप सिर्फ 3 तक ही चलेगी, उसके आगे नहीं चलेगी। अब यही सेम प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा है और डिफरेंशिएट क्या किया है, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाई थी, यहाँ पे मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाई है। अब क्या होगा, अगेन 1-2 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आउटपुट 1-2 सेम वैसे ही चलेगी। 3 पे ये कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू क्या करेगा कि भैया लूप आगे बढ़ा दो, नीचे वाला कोड अब मत एग्जीक्यूट करना, इसके नीचे जो भी लिखोगे इसको एग्जीक्यूट मत करो, सीधा लूप प्लस कर दो। तो 3 + 1 4 हुआ, तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 हुआ। 3 पे उसने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया। 4 पे आगे फिर उसने 4 प्रिंट करना है, फिर 5 पे आगे इसने 5 प्रिंट करना है, फिर 6 पे आके लूप रुक जाएगी। लूप रुक गई तो आपका प्रोग्राम यहीं रुक गया। तो कंटिन्यू ने 3 नंबर को स्किप कर दिया है और ब्रेक ने क्या किया है, 3 के आगे कोई भी पार्ट चलना नहीं दिया है कि वहीं पे लूप रोक दो, 3 पे रोक दो। और कंटिन्यू क्या कर रहा है कि 3 छोड़ दो, इसके अलावा पहले और बाद वाली वैल्यूज को प्रिंट कर दो। तो ये आपके ब्रेक और कंटिन्यू का डिफरेंस होता है। तो ये प्रोग्राम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ से मेरा सारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।